होगा। दूसरा राइटिंग के लिए एक तो मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोज़ देखी थी डिफरेंट ओईटी वगैरह पे, यूट्यूब पे, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी क्योंकि आपने वो हमेशा एक चीज़ बोली थी राइटिंग के रिगार्डिंग कि आप अपना कर रहे हैं क्योंकि जब मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था, तो मुझे पास आउट होके लगभग 5 साल हो गए थे, उसके बाद ही मेरा करियर स्टार्ट हुआ था। पर आपके लिए यूके के अंदर आप करियर स्टार्ट कर रहे हो, काफ़ी अर्ली एज में करियर स्टार्ट कर रहे हैं। और जी हेलो, हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो इस वाली वीडियो में हमारे साथ अदिति है, जिन्होंने रिसेंटली अपना ओईटी एग्ज़ाम क्लियर किया है, जो कि उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। उनका जो रीडिंग का स्कोर है, वो उनका है 460, जो लिसनिंग में उन्होंने स्कोर किया है 450, राइटिंग के अंदर उनका 370 है और स्पीकिंग के अंदर उनका 360 स्कोर आया है। तो अदिति अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे आप लोगों के सामने। तो अदिति, इट्स ऑल ओवर टू यू नाउ। हेलो सर, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति और मैंने रिसेंटली अपना बीएससी जो है वो अभी ग्रेजुएट हुई हूँ मैं, बट आई एम स्टिल वेटिंग। मैं अपना रिजल्ट और रजिस्ट्रेशन के लिए वेट कर रही हूँ और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। तो अदिति, अगर मैं आपसे एक छोटा-सा सवाल पूछूँ कि आपने ओईटी और यूके के बारे में कहाँ से सुना था? ओके सर, फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने ओईटी और इस पूरे प्रोसेस के बारे में आपकी वीडियो से ही सीखा और समझा। एंड देन फिर आपने धीरे धीरे फिर मैंने वहीं से देखा कि आप एक एकेडमी है आपके अंडर, तो फिर मैंने वहीं से वो ज्वाइन भी कर ली। अच्छा अदिति, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी सारे डाउट हैं जो कि इस वाली वीडियो में क्लियर होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि अदिति फ्रेशर हैं और फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन अभी अदिति अपना रिजल्ट का वेट कर रही है, 4th ईयर का और रजिस्ट्रेशन का वेट कर रही हैं और उससे पहले ही उनका ओईटी एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। तो अब उनके दिमाग में ये टेंशन नहीं है कि उन्हें ओईटी क्लियर करना पड़ेगा बाहर जाने के लिए। तो इनके लिए अभी जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो गया है। तो जो आपके जो नॉर्मल क्वेश्चन्स हैं वो ही हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अदिति, अगर मैं आपसे पहला सवाल ये पूछता हूँ कि आपके लिए सबसे टफ मॉड्यूल कौन-सा था? क्योंकि रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग में अगर मैं आपको बोलूँ कि एक कौन-सा ऐसा मॉड्यूल था जो आपको शुरू से लगता था कि आपको मुश्किल होगा एग्ज़ाम क्लियर करने में, तो कौन-सा वो मॉड्यूल था जिसको आप जो आपको टफ लगता था? ओके सर, मुझे सबसे टफ मॉड्यूल लगता था रीडिंग, क्योंकि उसमें मुझे पार्ट ए में आंसर्स ही नहीं मिलते थे। बट सबसे अच्छी चीज़ एकेडमी के लिए मुझे ये लगी कि सबसे 3 मंथ्स का टाइम था हमारे पास रीडिंग के लिए, क्योंकि सबसे पहले मॉड्यूल जो उन्होंने स्टार्ट करवाया वो रीडिंग करवाया। तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी थी मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें हैबिट नहीं होती है बैठने की और रीडिंग की भी हैबिट नहीं होती है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि रीडिंग की हैबिट डेवलप हो गई और साथ ही साथ हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम था प्रैक्टिस करने के लिए। दैट टू रीडिंग में पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है और पार्ट सी होता है। तो हर पार्ट के लिए आराम से हमें हमारे पास टाइम था एंड दैट टू अलग-अलग टाइम पे तीनों चीज़ें स्टार्ट करवाई गई। ऐसा नहीं था कि एक ही दिन में हमें तीनों चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर हमें पैराफ्रेजिंग स्किल्स डेवलप करवाई गई और बहुत सारी ऐसी स्मॉल ट्रिक्स और टिप्स थी जो हमें मैम ने प्रोवाइड करी हैं ड्यूरिंग द क्लासेस। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी रीडिंग के टाइम पे। एंड मुझे रीडिंग हमेशा से एंड तक टफ लगा, लेकिन स्टिल टीचर्स आर रियली हेल्पफुल। एंड टाइम पे मुझे बहुत सारी एंग्जायटी थी एग्ज़ाम से रिलेटेड, रीडिंग स्पेशली। तो रितिका मैम से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मेरी स्ट्रैटेजी डेवलप करने में बहुत हेल्प करी। उन्होंने मुझे बताया कि तुम कुछ सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस लेके मत चलो पेपर से कि बहुत ईज़ी आएगा या बहुत टफ आएगा। पेपर हमेशा मॉडरेट आएगा। एटलीस्ट ट्राई टू स्कोर 18, मतलब 18 का तुम टारगेट रखो। 2 क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं कोई बात नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना है उस चीज़ का, क्योंकि हम अक्सर टाइम और आंसर्स ढूँढने के चक्कर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। तो वो स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। और मैं देख सकता हूँ कि जो आपका रीडिंग का स्कोर है काफ़ी अच्छा है, हुँ। 460 स्कोर किया है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा स्कोर है। एंड कांग्रेचुलेशंस कि आपने ओईटी अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। अभी आप आराम से थैंक अपना जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं अपने बीएससी नर्सिंग का, हुँ। और जैसे आपका नर्सिंग खत्म होता है, जैसे आपका रिजल्ट आता है, रजिस्ट्रेशन आता है, हम लोग आपका प्रोसेस है वो स्टार्ट करवा देंगे और होपफुली आप इसी साल यहाँ यूके के अंदर होंगे और आप यूके आओ, फिर आपसे मिलते हैं ना। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस होती है इसके अंदर जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, तो आपके हुँ। हिसाब से अगर मैं पूछूँ तो मॉक टेस्ट आपकी प्रिपरेशन में क्या रोल उन्होंने निभाया मॉक टेस्ट में? ओके सर। सर मॉक टेस्ट जैसे हमारे 1 हफ्ते बाद ही स्टार्ट हो गए थे, जैसे हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ थी, क्योंकि हमें पता चल रहा था धीरे-धीरे कि हमें कहाँ पे इम्प्रूव करना है, कहाँ पे हमें हेल्प की ज़रूरत है या कितना टाइम हमें कौन से पार्ट को देना है। क्योंकि ऐसा होता है कि हम प्रैक्टिस करते हैं घर पे, लेकिन मॉक टेस्ट एक रियल लाइफ़ सिनेरियो क्रिएट करता है एग्ज़ाम का। तो वहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है, यहाँ पे नहीं करना है। हम हमेशा एक हमारे पास चार्ट रहता है कि हमारे फर्स्ट मॉक टेस्ट में इतने थे, हमने इतना इम्प्रूव किया थ्रू आउट, पूरा एक ग्राफ क्रिएट होता है। तो मॉक टेस्ट उसके लिए आई वुड से बहुत ज़्यादा अच्छा था, हेल्पफुल था और ज़रूरी भी है।
अच्छा, तो एक चीज़ और काफ़ी लोगों के मन में डाउट रहता है कि जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और ऑफ़लाइन क्लासेस होती हैं, काफ़ी सारे लोग डरते हैं, हेजिटेशन होता है उनके मन में कि उन्हें ऑनलाइन क्लासेस लेनी या नहीं लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ऑनलाइन क्लासेस के लिए या फिर आपका जॉइन करने से पहले कैसी हेजिटेशन थी? और जॉइन करने के बाद आपके आपके क्या फीडबैक हैं ऑनलाइन क्लासेस को लेके? तो आप थोड़ा बहुत अगर शेयर कर देंगे तो लोगों को हेल्प हो जाएगी, जो भी जिन लोगों के मन में डाउट है कि उन्हें ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो आपका क्या फीडबैक है ऑनलाइन क्लासेस को लेके? ओके सर, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को भी थोड़ा-सा डाउट था, ऐसे हेजिटेशन था थोड़ा-सा ऑनलाइन में कि ठीक रहेगा, कैसा रहेगा? मतलब कुछ ज़ूम में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी या क्लासेस में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा बहुत अच्छा फ्रूटफुल अच्छा रहा, ये एक रिज़ल्ट रहा मेरे लिए। क्योंकि एक चीज़ बहुत अच्छी है अकेडमी के बारे में कि वो एक हमेशा सेशंस रखते हैं उन बच्चों के साथ हमारे जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है। क्योंकि एज़ अ स्टूडेंट मैं बहुत क्यूरियस रहती थी क्वेश्चंस पूछने के लिए, मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स थे। और मैं हमेशा चाहती थी कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ इंटरैक्ट करूँ जिसने रिसेंटली एग्ज़ाम दिया है। क्योंकि बहुत हद तक टीचर्स हमारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं, फिर भी कहीं न कहीं हमारे मन में क्यूरियोसिटी रहता है कि एग्ज़ाम वाले दिन क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो सेशंस रहे हमारे बच्चों के साथ जिन्होंने पेपर दिया था, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था और हम हमारे हमारे डाउट्स पूछ सकते थे और एक चीज़ बहुत अच्छी है मुझे जो कोचिंग के बारे में लगी कि ऐसा नहीं था कि जब 3 मंथ्स तक हम कनेक्टेड हैं उनसे, अगर हमें लगता है कि हमारा रीडिंग अच्छा नहीं जा रहा है या हमें लिसनिंग में हेल्प चाहिए या हमें चाहिए कि हम स्पीकिंग में हमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करना है, तो वो आपको 3 मंथ के बाद भी ऐड करते हैं प्रैक्टिस के लिए विदाउट फीस, सो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो मतलब आपके दिमाग में टेंशन नहीं रहती कि अगर 3 महीने में मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ या फिर मेरी प्रिपरेशन हुई या नहीं हुई, तो मुझे हुँ। इसी टेंशन लेनी है कि मुझे दोबारा फीस पे करनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ भी आपके दिमाग येस, में नहीं था। बिल्कुल भी नहीं था सर, ऐसी मुझे टेंशन ही नहीं थी बिल्कुल भी इस चीज़ के रिगार्डिंग। अच्छा, तो फिर आप लोगों की उन्होंने हेल्प करी जिन लोगों ने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया था रीडिंग वगैरह के अंदर और स्पीकिंग के अंदर ख़ासकर क्योंकि स्पीकिंग में आपको सबको पता है कि इंटरेक्शन चाहिए होता है, राइट? तो हुँ, काफ़ी सारे हुँ, स्टूडेंट्स होते हैं जिनके साथ आप इंटरैक्ट वगैरह कर सकते हो और बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स भी होते हैं वहाँ पे, टीचर्स तो आपके स्पीकिंग के हुँ। लिए हैं ही, बाकी जो येस स्टूडेंट्स हैं वो भी आप लोग के वहाँ पे हेल्प करते हैं, राइट? स्पीकिंग के लिए, तो येस वहाँ पे सर, थोड़ा हेजिटेशन येस भी आपकी सर, खुल जाती है। अगर मैं आपसे ये येस सर। पूछूँ कि सबसे ईज़ी मॉड्यूल आपका कौन-सा लगा? आपको ऐसा लगा हो कि नहीं, ये मॉड्यूल मैं काफ़ी टफ समझती थी पर काफ़ी ईज़ी है और मेरे को इतनी-इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी इसके अंदर? हुँ। सर राइटिंग क्योंकि एक तो स्कोर भी थोड़ा कम है राइटिंग का, तो वो मुझे स्टार्टिंग से ऐसा लगता था कि थोड़ा ईज़ी होगा। दूसरा राइटिंग के लिए एक तो मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोज़ देखी थी डिफरेंट ओईटी वगैरह पे यूट्यूब पे, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी क्योंकि आपने वो हमेशा एक चीज़ बोली थी राइटिंग के रिगार्डिंग कि आप अपना स्टार्टिंग से एक फॉर्मेट बना लो और उसको फ़ॉलो करो, चेंज मत करो। तो मैंने वही चीज़ फ़ॉलो करी एंड दैट टू टीचर्स ने जैसे-जैसे गाइड किया कि आप ग्रामर में ये करो, आप ग्रामर में ये चीज़ अवॉइड करो या इस फॉर्मेट को फ़ॉलो करो या ये ग्रामर पीडीएफ है हम शेयर कर रहे हैं, इधर से सेंटेंसेस पिक करो। तो मैंने वही चीज़ करी डे 1 से राइटिंग के लिए एंड वही पूरी गाइडलाइंस उनकी फ़ॉलो करी एंड इसलिए राइटिंग मुझे काफ़ी ईज़ी लगा और वो बहुत स्मूथली गया सारा राइटिंग का प्रोसेस। अच्छा अदिति, तो देखो आप एक तरीके से काफ़ी सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं क्योंकि आप फ्रेशर हैं। आपने अपना ओईटी एग्ज़ाम भी क्लियर किया और अपना करियर एक सही समय पे स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जब मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था, तो मुझे पास आउट होके लगभग 5 साल हो गए थे। उसके बाद ही मेरा करियर स्टार्ट हुआ था। पर आपके लिए यूके के अंदर आप करियर स्टार्ट कर रहे हैं और काफ़ी अर्ली एज में करियर स्टार्ट कर रहे हैं और जिस एज में मैं हूँ शायद उस एज में आके आप काफ़ी वेल सेटल्ड होंगे, राइट? क्योंकि आप फ्रेशर हैं और आपका अभी से ओईटी क्लियर हुआ है और आप यहाँ पे आके काम कर सकते हैं विदिन दिस ईयर, राइट? तो आप कितने आप आपकी एज क्या है वैसे अदिति अगर मैं पूछूँ तो यहाँ पे? सर 24। तो आप 24 में देखिए आप यूके में आके अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप एज में काफ़ी छोटे हैं, पर मैं फिर भी आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि मेरी ऑडियंस के लिए आप अपनी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहते हैं जो ओईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी अदर कंट्री के लिए ओईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या एडवाइस होगी जो कि उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो? तो आप अपनी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहते हैं उनको? सर मेरी तरफ से एक ही एडवाइस है जैसे क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो आपने हमेशा स्टार्टिंग से हमें एक चीज़ एडवाइस करी कि अब आपका फोकस ओईटी होना चाहिए। क्योंकि ओईटी ऐसे ऐसा तो है नहीं कि बहुत छोटा एग्ज़ाम है, हम बोल दें कि अरे इंग्लिश का एग्ज़ाम है, नहीं ऐसा नहीं है। हमें वो स्ट्रेस फ़ील होता है उस टाइम पे, एग्ज़ाम टाइम पे। तो ओईटी के लिए जब आपने क्लियर कर दिया था कि अब आपका फ़ोकस ओईटी होना चाहिए, तो मैंने अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा ली थी कि हमारा फ़ोकस अब ओईटी ही रहेगा एंड दैट टू क्योंकि आपने हर चीज़ आपने मेंशन की हुई है कि आपका सीबीटी प्रोसेस हो गया, एनएचएस रिक्रूटमेंट, एनएचएस इंटरव्यूज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे। तो एक ना दिमाग के एक कोने में टेंशन नहीं थी कि बाद में क्या होगा या इसके बाद क्या होगा। अभी फ़िलहाल ओईटी है और ओईटी पे ही फ़ोकस करना है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी सर और ये एडवाइस मैंने स्टार्टिंग से ही फ़ॉलो की थी और मैं यही चाहती हूँ कि बच्चे इस एडवाइस को फ़ॉलो करें। क्योंकि देखो आप आगे का वैसे भी कवर कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप मूव करना बेटर है, पूरे क्लस्टर में एक टेंशन लेने से अच्छा। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैं यही एडवाइस दूँगी कि एट अ टाइम फ़ोकस करो ओईटी पे, दैट्स इट।
तो देखो, मैं फिर से यही बात बताऊँगा आप सभी लोगों को, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ओईटी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। 3 महीने के लिए जब भी आपकी ओईटी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओईटी कर रहे हैं, फिर आईएलटीएस कर रहे हैं, तो 3 महीने के लिए आपका जो एग्ज़ाम है, वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, आपका जो फ्यूचर है, वो आपका प्राइमरी है। तो अपने फ्यूचर के लिए अपनी ओईटी की प्रिपरेशन करें, ओईटी के बाद ही आप अपनी सीबीटी की टेंशन लें। उससे पहले मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप सीबीटी के बारे में पूछें ना किसी से कि सीबीटी का मटेरियल चाहिए, या सीबीटी क्लियर करना है, सीबीटी हार्ड होता है, ईज़ी होता है। पहले आप ओईटी क्लियर करें, जब हम लोग सीबीटी पे जाएँगे तो सिर्फ़ खाली सीबीटी की टेंशन ही लेंगे, और जैसे हमारी सीबीटी क्लियर होगी, फिर हम लोग खाली इंटरव्यू की टेंशन लेंगे। तो हर चीज़ स्टेप वाइज़ होती है, और जैसे कि आप अदिति ने आपको सभी को बताया कि हमारी जो क्लासेस हैं, इसके अंदर हम लोग यही बोलते हैं बच्चों को कि पहले आप ओईटी की टेंशन लो, जिस दिन आपकी ओईटी क्लियर हो जाएगी, उस दिन सीबीटी की प्रिपरेशन हम लोग करवाएँगे, और सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। वही अपने इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो हम लोग सारी चीज़ें स्टेप वाइज़ करेंगे, और जो आपका रिक्रूटमेंट है, वो काफ़ी ईज़ी आप लोगों के लिए हो जाता है। तो आपको मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी अदिति की तरफ से इस वाली वीडियो के अंदर। तो अदिति, मैं आपसे एक लास्ट सवाल और ये पूछना चाहता हूँ कि एज़ अ फ्रेशर जब अपना करियर स्टार्ट कर रही हैं, तो काफ़ी अच्छी जगह आप यहाँ पे आके यूके आके करियर स्टार्ट कर रही हैं, तो उसके लिए आपकी क्या राय है? सर एनीवे क्योंकि ग्रेजुएशन तो बीएससी नर्सिंग में ही करा था, तो करियर तो स्टार्ट करना ही था, चाहे इंडिया में करती चाहे यूके में करती। मेरे लिए तो एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है कि मैं अपना करियर एक अच्छी सैलरी पे और एक अच्छी जगह पे स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो ये एक एडवांटेज ही प्रूव हुआ है सर ओवरऑल। थैंक यू सो मच अदिति। तो मेरे हिसाब से जो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए, और इसमें से आप काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें निकाल सकते हैं इस वीडियो से, और अदिति ने जैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो शायद ये एक्सपीरियंस आप लोग की जो ओईटी की जर्नी है, इसके अंदर काम आएगा। तो थैंक यू सो मच अदिति, आज आपने इतना टाइम दिया हमें, और यहाँ पे जो सेशन है अटेंड किया, और थैंक यू सो मच आप लोगों को भी कि आप लोगों ने टाइम निकाल के हमारा ये वाला सेशन देखा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद। थैंक यू।